हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु टेक। मैं राहुल आपसे आपके लिए ला रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक की ऑनलाइन चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज, जिसमें मैं क्वेश्चन को बेसिक से बनाना सिखाऊंगा। अगर आप 9, 10th, 11, 12 की फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन कोचिंग हमारे अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बुक क्यूबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की यूनिट फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं शुरू करने से पहले हम नंबर्स के बारे में जानते हैं। नंबर्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहली, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। दूसरा, आभासी संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। श्रमिक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे -1, -2, 0, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट, यानी -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट, जिसमें सारी ऋणात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याएं और 0 को भी इंक्लूड किया जाता है। आभासी संख्याएं आभासी संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका रियल में कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसी संख्याएं मूलतः वर्गमूल या घनमूल में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जैसे -√7, -√19, -√26, जहाँ पे √1 = i यानी आयोटा होता है, जो इसका उपयोग हम इमेजिनरी नंबर्स को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। श्रमिक संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी संख्याएं जिनमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों होती हैं, श्रमिक संख्याएं कहलाती हैं। ये a + ib के रूप में होते हैं, जहाँ पे a रियल भाग और ib इमेजिनरी भाग होता है, जैसे 3 + 4i, जहाँ पे 3 रियल पार्ट है और 4i हमारा इमेजिनरी पार्ट है। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला इंटीजर्स यानी पूर्णांक, दूसरा डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं। इंटीजर्स पूर्णांक, जिसका मतलब होता है पूर्ण अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, ये सब हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांक को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऋणात्मक संख्याएं यानी नेगेटिव नंबर, दूसरा पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्या, और तीसरा शून्य। ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के आगे माइनस चिन्ह लगा हो, जैसे -इनफाइनाइट टू -1, -4, -5, -6, ये सारे जिन संख्याओं के आगे माइनस लगा हो वो हमारी ऋणात्मक संख्या होंगी। पॉजिटिव नंबर्स वे नंबर्स जिनके आगे माइनस चिन्ह न लगा हो वो मेरी पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट। इन्हें नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं शून्य की। शून्य ना तो हमारी धनात्मक संख्या है और ना ही हमारी ऋणात्मक संख्या है। होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 0 से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक के सारे वैल्यूज को कवर करते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर देने पे वो मेरा होल नंबर में हो जाता है। इंटीजर्स को हम और भागों में भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाज्य होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 28, ये सब सारी हमारी सम संख्याएं हैं। विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से अपूर्ण विभाज्य है, यानी 2 से विभाजित करने पे एक शेषफल आता है। ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं, जैसे 5, 7, 19, 13, ये सब हमारी विषम संख्याएं हैं। डेसिमल नंबर दशमलव संख्याएं जो पूर्ण संख्या न होकर किसी संख्या का भाग हो, जैसे 0.5, 0.65, ये सब हमारी दशमलव नंबर्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं 15.0563, जिसमें 15 हमारा पूर्ण संख्या है और दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं वो मेरी दशमलव संख्या है। दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, टर्मिनेटिंग दशमलव
और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव वे दशमलव होते हैं जिन दशमलव का अंत होता है, जैसे 0.56, 0.3654, 0.125। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। अशांत दशमलव वे दशमलव हैं जिनका अंत नहीं होता है, जैसे 0.6666, 0.436314 डॉट डॉट डॉट। यानी इस प्रकार के दशमलव का कोई भी अंत नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग दशमलव और नॉन रिपीटिंग दशमलव। रिपीटिंग दशमलव ऐसी संख्याएं जिनका पुनरावृत्ति हो, यानी जो बार बार आए, वो हमारी रिपीटिंग यानी पुनरावृत्ति दशमलव होती हैं, जैसे 0.565656 यानी 0.56 पे बार, या 0.33333। ये सब हमारी रिपीटिंग यानी पुनरावृत्ति दशमलव है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल जिसमें असमान संख्याओं बार बार आए जो कि रिपीट ना करें, जैसे 0.56312451 डैश डैश डैश, जिसमें कोई भी संख्या बार बार रिपीट ना हो, वो मेरी नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगी। इस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल ही हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर हमारे वे नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या फिर रिपीटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को ही हम रेशनल नंबर बोलते हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, q इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि अगर q बराबर 0 होगा तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। इस तरह से हम अनडिफाइंड का कोई भी मतलब नहीं होता है, इसलिए हम q इक्वल टू नॉट 0, जैसे 15.9, 6.5, 3.4, 1, 2, 3, यह सब सारी हमारी रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल ही केवल इरेशनल नंबर्स होती हैं। जैसे हम बताएं कि हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये जो हमारी डेसिमल्स होती हैं, यही हमारी इरेशनल डेसिमल्स होती हैं, जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3, √7, √2, √11 और पाई। अब हम सोचेंगे कि पाई तो हमारा 22/7 होता है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हुआ। नहीं, पाई की एक्चुअल वैल्यू 3.1456 ऐसी डैश डैश नॉन कभी न खत्म होने वाली दशमलव है। 22/7 यानी 22/7 केवल हमारा इसका अप्रॉक्स डेसिमल नंबर है, इसलिए हम इसको 22/7 लिखते हैं, और ये हमारा एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल होने की वजह से हमारा इरेशनल नंबर है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। लेमा का अर्थ होता है प्रमेयिका। इसका मतलब होता है कि वह सिद्ध किया हुआ कथन जिसका प्रयोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम का प्रयोग हम दो संख्याओं के बीच HCF का परिकलन करने के लिए करते हैं। HCF जिसका पूरा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का वह बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। जैसे 35 और 55 का HCF अगर हमें निकालना हो तो 35 इक्वल टू इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 1 × 5 × 7, और 55 का होगा 1 × 5 × 7। यहाँ पे 5 दोनों में कॉमन है, इसलिए हमारा HCF जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम इस 5 का डिवाइड
35 में करें तो भी ये 7 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है, और यदि अगर इसी 5 से हम 55 में डिवाइड करें तो भी ये हमारा पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। तो हमारा HCF 5 हुआ। और डिफिनीशन के अनुसार कि वह बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, यानी 5 हमारा HCF हुआ। LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी निम्न उभयनिष्ठ गुणज वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या समूहों में प्रत्येक से अलग अलग भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम कहेंगे कि निम्न उभयनिष्ठ गुणज यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। उदाहरण 15, 25, 9 का एलसीएम निकालें। 15 का हमारा अभाज्य गुणनखंड है 1 गुणे 3 गुणे 5, 25 का 1 गुणे 5 गुणे 5 और 9 का 1 गुणे 3 गुणे 3। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यानी हमारा मैक्सिमम 3 कितने टाइम्स है 1 2 बार लिख दिया। मैक्सिमम 5 कितने टाइम्स है 1 2 बार ले लिया। तो अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो ओवरऑल हमारा 2 2 5 आ जाएगा। अब हम 2 2 5 में इस 15 का डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 टाइम्स में ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हम 2 2 5 में 25 का डिवाइड करेंगे तो ये मेरा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और हम 2 2 5 में 9 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 25 टाइम्स में पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वह संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या समूहों में विभाजित करने पे पूरी पूरी विभाज्य हो जाए, वही उसकी क्या होगी एलसीएम होगी। यूक्लिड प्रमेय। अब हम यूक्लिड के प्रमेय के बारे में जानते हैं। यूक्लिड लेमा, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पे ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं p और q विद्यमान हैं जो कि a बराबर pq प्लस r, यानी अब हमें ये समझना है कि b और q और r किससे रिलेटेड हैं। तो दोस्तों अगर हमने भाग देना आता है तो हम जानते हैं कि हमारा भाग में पहला जो होता है वो हमारा भाजक होता है, बीच वाला पार्ट भाज्य होता है, और जो हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है दिस साइड का ये मेरा भागफल होता है। नीचे जो हमारा आता है वो हमारा शेषफल होता है। तो अगर हम भाजक को b से डिनोट करें, भाज्य को a से डिनोट करें और भागफल को q से डिनोट करें तथा शेषफल को r से डिनोट करें तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो हम अब वैल्यू रखने पे भाजक का वैल्यू है हमारा b, भाज्य की वैल्यू है हमारा a और भागफल की वैल्यू हमारा q तथा शेषफल की वैल्यू है हमारा r। तो हमारा क्या हो जाएगा a बराबर b गुणे q प्लस r, यानी a बराबर बी क्यू प्लस r। दोस्तों यही हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम है, जहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा भाजक होता है और जो हमारा शेषफल होता है, तो शेषफल की वैल्यू भाजक से हमेशा छोटी ही होती है। शेषफल की वैल्यू भाजक से हमेशा छोटी या फिर बराबर होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ा होगा। r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी, और भाजक से हमेशा छोटा होगा। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमें भाग देना रहे 12 में 5 का भाग देते हैं तो 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर। हम 13 में 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12,
1 रिमाइंडर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा डिवाइज़र है और जो हमारा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज डिवाइज़र से कम होगी, यानी हमारा जो शेषफल होगा, शेषफल की वैल्यू हमेशा भाजक से कम होगी। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर हम 13 में 4 का डिवाइड करें तो 3 टाइम्स में 12 आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज डिवाइजर से कम होगा। तो हमने देखा कि जो हमारा शेषफल का वैल्यू है वो हमारा भाजक से कम आ रहा है और मैक्सिमम हमारा क्या हो सकता है, भाजक से 1 कम हो सकता है। तथा अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2 टाइम्स में 0, यानी हमारे रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से ज़्यादा होगी और कहाँ तक होगी, भाजक से कम होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 0 से ज़्यादा और भाजक से कम हो सकता है। हमारा ये 0 या फिर 0 से ज़्यादा हो और हमारा भाजक से कम हो। तो हमने देखा कि यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो हमारा आया है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा इक्वेशन है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं 245 में अगर हम 15 से डिवाइड करें तो 15 से डिवाइड करने पे हमारा 26 टाइम्स में 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या है 245, भाजक हमारा 15 है, हमने यहाँ 15 लिख दिया, भागफल 16 और रिमाइंडर हमारा 5, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। दोस्तों यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीज़न लेमा थ्योरम की। अब हम कुछ बेसिक टर्म जानते हैं, जैसे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। दोस्तों एल्गोरिदम शब्द 9वीं शताब्दी के एक फारस गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। ये वही थे जिनके बुक हिसाब अल जफ़र बा उल मुकाबला से अलजेब्रा शब्द लिया गया था। इनका पूरा नाम मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी है। हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 1.1 एनालिसिस वीडियो में। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।